बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। ज़िंदगी में हर इंसान ये चाहता है कि अच्छा लाइफस्टाइल हो, अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारे, लेकिन इस अच्छी ज़िंदगी को गुजारने के पीछे बहुत सारी मुश्किलात, बहुत सारी अनथक मेहनत की ज़रूरत होती है। लेकिन वो इंसान ख़ुद से अपनी मेहनत के बलबूते पे क्या अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है? आजकल के हालात में जब पाकिस्तान के ऐसे हालात हैं जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान नज़र आता है, हमारी यहाँ यूथ जो है वो ब्रेन ड्रेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुल्क पाकिस्तान से बाहर भागने की बातें की जाती हैं और पाकिस्तान में भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से यूथ को वो मौके फ़राहम नहीं किए जाते अच्छी मैनेजमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब ढूंढने के लिए निकलते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर का कल्चर कैसा होता है, निजी कंपनीज़, निजी इदारे जो हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से ट्रीट करते हैं, वहाँ पर एक ख़ास डिपार्टमेंट जिसको एचआर का नाम दिया जाता है उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा नज़रें होती हैं। ये एचआर कौन से ब्रिज का रोल प्ले करता है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। बहुत सारे लोगों की कहना ये होता है, बहुत सारे लोगों का, कि शायद एचआर के लोग जो हैं वो अपनी एफिशिएंसी को बेहतर बनाने के लिए कम पैसों के ऊपर लोगों को हायर करते हैं, उसके बाद जो उनके साथ एक अच्छी उम्मीदें दिलाई जाती हैं, जिस कॉर्पोरेट कल्चर की बात की जाती है, जिस वेल बीइंग की बात की जाती है, जिस कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाती है, एम्प्लॉयमेंट के बाद वो सारी की सारी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। क्या वाकई ऐसा होता है या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए एम्प्लॉयज़ को यूज़ करती हैं, या जनरेशन जी की जो बात की जाती है, ये जेन जी जो है वो मूव करने में बड़ी ईजी लेती है, और जो पहले लॉयल्टी की बात की जाती थी कि अगर कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसके बाद वो रिटायरमेंट तक वहीं पे अपनी खिदमात सर अंजाम देता है, क्या ये कोई लॉयल्टी फैक्टर था या अपॉर्चुनिटीज़ का फुकदान था? आज के इस दौर के अंदर जो जनरेशन है वो क्या सोचती है, वो मूवमेंट कितनी आसानी से कर लेती है, और जो पर्क एंड बेनिफिट्स की बात की जाती है उसको लॉन्ग टर्म देखती है या कि शॉर्ट टर्म देखती है, इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। आज मेरे साथ पैनल में वो डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं जिसकी मैंने एचआर की बात करने की कोशिश की कि वो किस तरह से लोगों को बहला फुसला के कम सैलरी के ऊपर एग्री कर लेता है, या वाकई वो एक मेन ब्रिज का रोल प्ले करता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के दरमियान, और उनको वो ऐसी पॉलिसीज़ बना के देता है जिसकी वजह से रिटेंशन भी होती है, लोग अच्छी कंपनीज़ को छोड़ के जाना नहीं चाहते, और उसके साथ जो है वो लॉयल्टी फैक्टर भी जो है वो काफ़ी हद तक मैटर करता है। मैं वेलकम करूंगा आज अपने पैनल के अंदर उन एचआर गुरुज़ को जो मार्केट के अंदर डेली बेसिस पे मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ या उन स्टार्टअप्स की तरफ अपने स्टार्टअप्स को लेके, जिस तरह से कंसल्टेंसी फर्म्स आजकल काम कर रही हैं, तो वो किस तरह से एचआर को पाकिस्तानी प्रैक्टिसेस के अंदर बेहतर काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। खासकर स्पेशली वेल बीइंग की जहां बात की जाती है, पाकिस्तानी कल्चर के अंदर किस तरह के पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में उसको एचआर के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से हम लेंगे। आज मैं वेलकम करूंगा मेरे सीधे हाथ पे एक कंसल्टेंसी फर्म की फाउंडर हैं मिस अनीसा अनिल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अनीसा साहब? बहुत शुक्रिया आपका, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। जी वेलकम, थैंक यू। मेरी आज की दूसरी मेहमान जो कि एक निजी इदारे के साथ हेड ऑफ़ एचआर के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, मैं उनको भी वेलकम करूंगा, मिस अस्मा अनवर साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? I'm fine, बहुत शुक्रिया, आप भी अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। मैं आज के अपने तीसरे मेहमान को भी वेलकम करूंगा जिनके पास इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, पूरे दुनिया के अंदर उन्होंने एचआर डिपार्टमेंट के साथ काम किया, आजकल पाकिस्तान में एक निजी इदारे के साथ हेड ऑफ़ एचआर की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, जनाब सलमान नूर शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सर आपको भी वेलकम करूंगा, आप भी अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। अच्छा सलमान साहब, कहा यह जाता है कि लेडीज़ फर्स्ट, और मेरे बराबर में भी बैठी हैं मिस अनीसा, तो मैं यहाँ से स्टार्ट लेने की कोशिश करूँ। मैडम, वेल बीइंग की बहुत बात की जाती है, क्या वाकई वेल बीइंग नाम की कोई चीज़ हमारे पाकिस्तानी कल्चर में है? देखिए, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपको सच जवाब जानना है तो नहीं, बात तो हमारी सच करने की कोशिश करेंगे। सच बात करने की कोशिश करेंगे तो सच ज़रा कड़वा होता है, ये हम सब जानते हैं। तो वेल बीइंग जो पाकिस्तान में जो रिक्वायर्ड है वो उसका तस्वुर अभी तक यहाँ नहीं है। ओके। किसी भी इदारे में अगर उससे आगे आप निकल के बात करना चाहें कि व्हाट इज़ वेल बीइंग फर्स्ट, होना क्या चाहिए, वेल बीइंग में होना क्या चाहिए, तो
अभी तो हम यही जानने की कोशिश करें कि वी आर नॉट अवेयर अबाउट द वेलबींग, इवन द ऑर्गेनाइजेशन दे आर ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ द वेलबींग प्रोसीजर। हम बात करें, अगर आपने एक इंट्रोडक्शन में एक बात की थी कि हमारी जेन ज़ी जो जनरेशन है जो अभी मौजूदा है वो बाहर जाने की बात करती है, तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे इतनी लामतनाही या इतनी महदूद है या बहुत ज़्यादा लामहदूद वसाइल वहाँ पे मौजूद है कि अगर वो लोग यहाँ से जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? द बेसिक थिंग इज़ एनवायरनमेंट, ओके, द कल्चर। क्या हमारे पास वो एनवायरनमेंट है, क्या हमारे पास वो कल्चर है जो हम रिटेन करने की बात करें उस जेन ज़ी को? तो यहाँ तो इटसेल्फ एक क्वेश्चन मार्क है ना कि आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जेन ज़ी बाहर मुल्क जा रही है, तो वजह क्या है उसके जाने की? दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड। रूरल रेगुलेशंस की इंप्लीमेंटेशन उनको यहाँ उस तरह से नजर नहीं आती, उनको अपने राइट्स मिलते हुए दिखाई नहीं देते। राइट्स तो इट्स फार अवे, ये एक डिस्कशन बड़ी तवील हो जाती है कि राइट्स की बात करना, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है हमें तो वो नहीं मिल रही है। एक एम्प्लॉय अगर आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन अगर वो कहीं नौकरी के अप्लाई करने के लिए जाता है, उससे फर्स्ट हैंड आप एग्री करेंगे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। एक्सपीरियंस किस बेस पे? अगर उसने जब काम ही नहीं किया, उसको अपॉर्चुनिटी कैसे आ सकता है? तो वो तो स्क्रीनिंग से पहले ही रिजेक्ट हो जाता है। अब वो जो पहला उसको रिजेक्शन मिला है, तो कहाँ से आप कहेंगे कि उसके अंदर इतनी मोटिवेशन होगी कि वो दोबारा रिजेक्ट होने के लिए चला जाए? अच्छा, ये आपने जो बात की, तो ये तो देखें एचआर डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई हुई वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसपे एक्सपीरियंस को मैटर किया जाता है। तो एचआर के लोग, आप लोग हैं, आज मैं एचआर से ही बात करना चाह रहा हूँ, एचआर क्यों ऐसी फरमाइशें रखता है कि एक फ्रेश ग्रेजुएट से एक्सपीरियंस मांगता है? देखिए, ये एचआर की फरमाइश नहीं होती, इट इज़ द डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट कि एक डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या एचआर के पास आती है, बिकॉज क्या एचआर इटसेल्फ वो हायर और फायर वाला प्रोसीजर नहीं होता, एक पूरा एक प्रोसीजर उसके बैक पे काम कर रहा होता है। एक रिक्वायरमेंट जब एचआर डिपार्टमेंट के पास जाती है तो उसमें एक पूरी लिस्ट होती है कि इस तरह का बंदा हमें रिक्वायर्ड है। तो वो एक पोस्ट भी चली गई, उस पर कैंडिडेट्स भी आ गए, उसके बाद एक स्क्रीनिंग का एक सिलसिला जो शुरू होता है, उसके बाद फिर जाके कहीं एक पोजीशन फिल होती है। तो वो एचआर एक डिपार्टमेंट बदनाम ज़रूर हो जाता है कि यही डिपार्टमेंट था, बट उसके बैक पे अगर आप देखें तो उनके पास एक रिक्वायरमेंट अदर डिपार्टमेंट से भी आ रही होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन इज़ कंप्लीटेड विद द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कि उसमें फाइनेंस भी है, उसमें आपके सेल्स रिक्वायरमेंट तो ऑब्वियसली सी बात है कि उस डिपार्टमेंट से ही जनरेट होगी जहाँ पर रिक्वायरमेंट है। मैं मैडम अस्मा आपको भी शामिल गुफ्तगू करूँगा। बड़ी अच्छी तमहीद में ही एक एचआर को जो है ना वो बरीजुम्मा करार देने की कोशिश की मैडम अनीसा ने, बट जहाँ मैंने अपने इंट्रो में बात की थी कि ब्रिज का रोल प्ले करता है एचआर बताएगा ना उस डिपार्टमेंट को कि देखें आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप अगर ये इंटर्नी लेना चाह रहे हैं तो उसमें एक्सपीरियंस किस चीज़ का, तो जो एचआर पोर्ट्रे करेगा बाकी के डिपार्टमेंट्स को, इसका मतलब ये होगा कि बाकी के डिपार्टमेंट्स को एचआर के रोल्स के बारे में नहीं पता, उनको अवेयर कराना होगा, अवेयरनेस देनी होगी कि एचआर की भी ये मजबूरियां हैं। आप देखें आपको रिक्वायरमेंट तो है लेकिन फ्रेश ग्रेजुएट कहाँ जाएंगे, उनसे एक्सपीरियंस कहाँ से लो? तो जो ब्रिज का रोल प्ले करता है वो एचआर, वो किस तरह का होता है? थैंक यू फॉर दिस। अनीसा डिफेंड नहीं कर रही एचआर को, इट डजंट मीन कि वी आर एचआर पर्सन तो हम डिफेंड नहीं करेंगे, इसका मैं बता देती हूं। ऑब्वियसली सी बात है, आप लोग एचआर को डिफेंड करेंगे, आप लोग एचआर के करता धरता है। टू फैक्ट्स वी आर डिलीवरिंग इट, टू फैक्ट्स। जॉब स्पेसिफिकेशन, कोई भी जॉब मार्केट में आती है, क्योंकि जॉब स्पेसिफिकेशन में उसकी एजुकेशन है, हमें फ्रेशर लेना है, तो डिपार्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर हम एचआर ने अपनी तरफ से अगर इस चीज़ को ले आए, फ्रेशर्स को लेकर आगे, डिपार्टमेंट की तरफ से अगर ऑब्जेक्शन आ गया तो हु इज़ गोइंग टू बियर? हमने काम नहीं करवाना, एचओडी कंसर्न ने काम करवाना। अगर आप जो कह रहे हैं फ्रेशर्स, अगर हमारे पास वो रिक्वायरमेंट नहीं आ रही तो एचआर इज बाउंड देयर। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब ही ये होता है, हाँ हम फ्रेशर्स को एज अ ट्रेनी ले सकते हैं, उन्हें एजुकेट कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कंपनी के कल्चर पे। अब स्टाइपेंड है, नॉन स्टाइपेंड, अब इसमें बहुत सी इश्यूज़ हैं, अब हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन हम बीइंग एन एचआर सबके साथ इंडस्ट्री में जैसे जानते हैं, हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे। हम बेसिकली वेलबींग की बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि एचआर जो है वो वेलबींग के हवाले से मैनेजमेंट के साथ किस तरह का ब्रिज प्ले करता है, ब्रिज का रोल प्ले करता है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं बेसिकली वेलबींग की बात की गई। हमारे पाकिस्तानी कल्चर में वेलबींग नाम की कोई चीज़ है? पहले नहीं थी, बट अब हो रहा है, इस पर काफ़ी काम हो रहा है, क्योंकि वेलबींग होता क्या है, इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, लाइक मेंटल उसकी ख्याल रखना, उसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखना और उसको ईज फील कराना किसी भी एम्प्लॉय को। देखें, जब एम्प्लॉय जो है आपका स्टाफ है मेंटली पीस में, डेफिनेटली ही एंड शी इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस बेटर। तो इस पे पहले काम नहीं था, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर ने अब इस पे इनिशिएट लेना शुरू कर दिया है। इस पे स्पेशल मैं कहती थी वर्क लाइफ बैलेंस की हम बात करते हैं, फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स हम कर दे, रिमोट पे हम जा रहे हैं, तो स्टार्ट हो चुका है। अब ये नहीं कहेंगे हम
जीरो पे नहीं है, काफ़ी इस पे काम हो रहा है। मैं अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो और हम ऑर्गेनाइजेशन पे करें तो हम इसमें फ्लेक्सिबल काफ़ी हो चुके हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो पीपल आर बर्निंग आउट, तो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बहुत टॉक्सिक हो जाएगी। अच्छा, आप ये भी समझती हैं कि अब जब पढ़े लिखे लोग आगे आ रहे हैं, पहले क्या होता था कि एचआर का डिपार्टमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, जो सेठ होता था या सेठ का बेटा या भाई, कोई एक बंदा ये डिपार्टमेंट संभाल लेता था कि मैं ये काम तो कोई मतलब इसमें टेक्निकली तो कुछ ऐसा नहीं है देखने को, तो वो लोग इसको मॉनिटर कर रहे होते थे। अब जिस तरह से इस डिपार्टमेंट को एचआर को प्रेफरेंसेस मिल रही हैं, यकीनन आप देखें कि जितनी भी मल्टीनेशनल के साथ साथ लोकल कंपनीज भी हैं, उनके भी एचआर और पीपल सर्विसेज डिपार्टमेंट जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो ये डिपार्टमेंट की ऐसी जिम्मेदारी बनती है कि पॉलिसीज़ ऐसी बनाएं, प्रैक्टिसेस ऐसी बनाएं जिससे जो है ना एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा हो। डेफिनेटली हम लोग काम कर रहे हैं सभी का, मैंने कहा कॉर्पोरेट सेक्टर पे इस पे ज़्यादा काम हो रहा है। इसमें लाइक वेल बीइंग में क्या आ जाता है, आपकी फिटनेस भी आ जाएगी, फिजिकल फिटनेस। हमारी कंपनी जो कॉर्पोरेट में पे कर रही है जिम के लिए, उन्हें जो भी जहाँ तक कंपनी अपने हिसाब से, इसके लिए हम पॉलिसीज़ भी बना रहे हैं मंथली बेसिस पे, और इसको सब्सक्राइब भी करा के दे रहे हैं। तो डेफिनेटली इस पर काम हो रहा है। और अब वो टिपिकल एक और चीज़ ऐड कर दूँ, अब एचआर जो वो टिपिकल नहीं रहा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द हायरिंग एंड फायरिंग, वी हैव बीन अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर, पॉलिसी मेकर है बेसिकली। डेफिनेटली वी हैव बीन अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एज वेल। ओके, सलमान नूर शेख साहब, आपको भी मैं वेलकम करूंगा। बड़ी खवातीन की बातें आपने सुनी, इंटरेस्टिंग बातें हैं, खास करके स्पेशली उन्होंने बरी जुमा करार दे दिया एचआर को डिपार्टमेंट जो है ना, जो रिक्वायरमेंट रेज करता है उसके हिसाब से वो बंदा देते हैं। अगर उनको कोई टेक्निकल बंदा चाहिए तो यकीनन वो फ्रेशर तो नहीं होगा। जो ग्रेजुएट्स होते हैं, खास करके स्पेशली जब आप हायरिंग कर रहे होते हैं, तो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके वेल नोन नेम्स हैं, जिनकी यकीनन फीसें ज़्यादा पे की हुई हैं उन स्टूडेंट्स ने, उन्हीं को लोग हायर कर रहे होते हैं। तो ये वेल बीइंग और सारी बातें तो फिर पीछे चलेगी। जो मेरे जैसा पीले स्कूल का पढ़ा हुआ या ऐसे लोग होंगे जो छोटी यूनिवर्सिटी से, जिनका नाम मार्केट में उतना नहीं है, वहाँ से डिग्री लेके आएंगे तो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ फिर ख़त्म हो जाएंगी? नहीं, इस ज़मन में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऐसा भी नहीं है कि फ्रेश ग्रेजुएट को बिल्कुल ही चांस नहीं मिलता। वो फ्रेश ग्रेजुएट जिन्होंने कहीं इंटर्नशिप की हुई हो, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने, ऑब्वियसली उनको चांस मिलता है। इंटर्नशिप होती है जो फ्रेश ग्रेजुएट के लिए आगे जाके उसकी जॉब हासिल करने का जो है वो ज़रिया बनती है। मैक्सिमम एचओडीज़ की तरफ से हमारे को ये रिक्वायरमेंट आती है कि फॉर एग्जांपल अव्वल तो रिक्वायरमेंट ये आती है कि एक्सपीरियंस बनना चाहिए। और अगर फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस नहीं तो उसी हिसाब से मांग रहे होंगे ना। हाँ, जॉब डिस्क्रिप्शन उसकी जेडीज जो है जिस डिपार्टमेंट के लिए वो आ रहा है, तो वहां पर ऑलरेडी उसने करना क्या है। और इन केस अगर फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस बंदा नहीं भी मिलता तो फ्रेश में भी उनको यही रिक्वायरमेंट होती है कि एटलीस्ट उसने कहीं इंटर्नशिप की भी हो। फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट्स ऑफिसर चाहिए तो अकाउंट्स ऑफिसर में उसने कहीं साल 6 महीने इंटर्नशिप की हुई हो, तो इंटर्नशिप की बेस पे उसकी ज्वाइनिंग और उसके इंटरव्यू सिलेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है। तो इंटर्नशिप जो है काफ़ी रोल प्ले करती है फ्रेशर के लिए। इसलिए कहा जाता है कि जब भी किसी यूनिवर्सिटी से कोई फ्रेशर बाहर निकल रहा है तो वो कोशिश करे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके पहले जॉब सर्च नहीं करे, पहले इंटर्नशिप करे, क्योंकि इंटर्नशिप करेगा तो इंटर्नशिप से फिर उसके रास्ते आगे बढ़ेंगे जॉब करने के। अच्छा मैडम अनीसा, आपकी तरफ आऊँगा। आप कंसल्टेंसी फर्म को रन कर रही हैं, आप देखती हैं कि इंटर्नशिप आसानी से मिल जाती है उन स्टूडेंट्स को जो इतने अच्छे नाम के साथ किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर नहीं निकलते, जिन्होंने कम फीसें पे की होती हैं, जो मैंने पहले कहा पीले टाट के स्कूल वाले से पढ़ के वो आगे आए, उन लोगों को इंटर्नशिप इजीली मिल जाती है? मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मादूम हो, कि अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद ना हो। हमारा जो फ्रेश ग्रेड है वो भी इतना इंटेलेक्ट है, इतना समझदार है, उसको पता है कि मुझे जाना कहाँ है। ओके, वो दे आर वेरी क्लियर। वो हमारे टाइम या वो दौर नहीं है जब इंटर करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद हमें पता ही नहीं था हमें जाना कहाँ है। तो ये जो आप पीले स्कूल की मिसाल दे रहे हैं, तो पीले आपका भी दौर अभी इतना पुराना तो नहीं हुआ, आप भी अभी मतलब अपने आप को इतने पुराने दौर में न ले जाएं। नहीं, मैं बात कर रही हूँ कि मैं मिलेनियल टाइम की, कि Y2K का ज़माना, जब हम मैट्रिक करके जब फ्रेशली हम कॉलेज लाइफ में गए, तो हमें नहीं पता था उस टाइम, हमारे काउंसलिंग नहीं होती थी, मेंटरशिप का भी कॉन्सेप्ट कोई नहीं होता था। मेंटरशिप का कॉन्सेप्ट कोई नहीं था। हमें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी अपने आप को खुद को पहचानने के लिए। तो जब तक हम पहचान पाए तो बहुत टाइम, एक लंबा अरसा बीच का गुजर चुका था। अब का स्टूडेंट जो है, जो फ्रेश ग्रेड है, ही इज़ कम्प्लीटली अवेयर अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ। उसको पता है कि मुझे करना क्या है, मुझे अप्रोच किसको करना है, वो पढ़ क्या रहा है, उसको ये भी मालूम है। तो टेक्नोलॉजी ने इतना अवेयर उसको कर दिया। मैडम अनीसा, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक से लौट के आएंगे, यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं उस वेलबींग की। वेलबींग की कितनी ट्रेड्स या इसकी कितनी टाइप्स हैं? मुख्तलिफ फिजिकल वेलबींग होती है, इमोशनल वेलबींग होती है, कैरियर वेलबींग होती है, सोशल है, फिर उसके साथ साथ फाइनेंशियल भी है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसको देखेंगे, लेकिन यहाँ लेके एक छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदेद कहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ी दिलचस्प बातें हो रही थी कि एचआर किस तरह से डिफेंड करता है एम्प्लॉयज़ के लिए मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट के सामने किस तरह से पोर्ट्रे करता है एम्प्लॉय को। खास करके स्पेशली जब वेल बीइंग की बात की जाती है तो वो कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिसको इम्प्लीमेंट करा के एम्प्लॉय भी खुश हो जाए और मैनेजमेंट भी खुश हो। मैनेजमेंट से कोई चीज़ निकलवाना इतना आसान काम यकीनन नहीं होता, लेकिन यही एचआर के लोग होते हैं जो एम्प्लॉयज़ के लिए लड़ भी रहे होते हैं, लेकिन वापसी आके जब वो सेठ का डिसीजन सुना रहे होते हैं तो शायद एम्प्लॉयज़ ये समझते हैं कि हमारे हक की बात वहाँ पर नहीं की गई और हमें जो है ये अपने पास से टरखा रहे हैं। क्या ऐसा ही होता है, या वाकई जो एक परसेप्शन बना हुआ है एम्प्लॉयज़ का कि एचआर वाले उस तरह से हमारा केस आगे लड़ते नहीं हैं, सेठ ने तो कभी हमें मना नहीं किया और मैनेजमेंट ने तो कभी मना नहीं किया, लेकिन ये एचआर वाले अपनी तरफ से ये चीज़ें लेके आए। तो वेलबींग के ऊपर उनकी जो अपनी एक एम्प्लॉयज़ की जो सोच होती है, वो जो स्ट्रेस लेवल होता है, उसको किस तरह से वो रिलीज़ कर पाता है। मैडम अस्मत, आपकी तरफ आऊँगा। बड़ा एक परसेप्शन बना हुआ होता है कि शायद ये एचआर ने कर दिया, एचआर ने इंक्रीमेंट जो है ना वो 5% 7% अपने पास से एक जो है ना बाटा रेट बना के रखा हुआ है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, कुछ इस तरह से, तो वो खास करके उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, सेठ के पास जाते भी नहीं है। ये ऐसा होता है क्या? जो वेलबींग है बेसिकली जिसके ऊपर आज हम फोकस कर रहे हैं, मैं बार बार वेलबींग की बात कर रहा हूँ, तो एचआर अपने आप को कितना बरियुज़्ज़ुमा समझता है या वाकई वो रिस्पॉन्सिबल है इन चीज़ों के लिए? नहीं सरवर साहब, जो स्टाफ जो होते हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं, उनका कहना होता है कि एचआर नहीं, एचआर इसमें कोई आपका, हम किसी की अप्रेजल फॉर्म जो होता है उसको स्टॉप नहीं करते या किसी को मिनिमाइज़ नहीं करते। ठीक है, कंपनी जितना प्रॉफिट अर्न करनी उतना ही हम उसका बोनस जो होता है एज पर परफॉर्मेंस अप्रेजल पूरा स्टेप है। इसमें एचआर कहीं नहीं, उनके लाइन मैनेजर से हमारे पास जो भी रिपोर्ट आती है बाकायदा इस पर सेशन पीयर अप्रूवल एचआर के पास आता है, फिर मैनेजमेंट के पास। तो कंपनी का प्रॉफिट भी तो देखें, अगर कंपनी इज रनिंग अ लॉस, हाउ कैन वी गिव देम द 20% 30%? डिपेंड करता है। प्रॉफिट की भी बात कर ली, उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे भी बात कर ली। वेलबींग का मतलब ही आ रहा है कि हम अब जो उस पर डिसाइड करके उनका फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ, सुकून, उसको भी अब हम नहीं करना है। किसी भी स्टाफ का एम्प्लॉय जो है अगर फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग नहीं, डेफिनेटली वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होगा, डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्मर भी नहीं होगा। तो सफ़र कौन करता है? कंपनी को भी लॉस होता है, ये एम्प्लॉय का लॉस नहीं होता, एम्प्लॉय कंपनी का एसेट्स ही होते हैं। अच्छा, आपने जहाँ तक बात की कि कंपनी के प्रॉफिट्स, कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं कमा रही तो वो फिर यकीनन उस तरह से बेनिफिट्स नीचे पास ऑन नहीं होंगे, तो क्या किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर कंपनी जो है ना वो लॉस में जा रही होती है? अगर कंपनी लॉस में है तो इन्फ्लेशन रेशियो और बाकी की सारी चीज़ें तो उस एम्प्लॉय को अफेक्ट कर रही है ना, वो तो अपना 100% दे रहा है। अगर कंपनी किसी भी वजह से, कुछ इंटरनेशनल सिनेरियोज हैं, कुछ सालों में तो हम लोग रह नहीं रहे हैं, किसी भी वजह से कंपनी का नुकसान में है, तो उसमें एम्प्लॉय का क्या कसूर? देखिए, पोस्ट कोविड के बाद अगर हम सिचुएशन देखें, अब तो फिर भी हालात हम कहें 2 से 3 साल बाद काफ़ी इंप्रूवमेंट है, बोनसेस जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके दौरान एक क्राइसिस आ गया था। उस पेंडेमिक की वजह से सफ़र किया सबने, कंपनी पे इम्पैक्ट आ गए थे। अब कंपनी क्या, हर कंपनी उस चीज़ से निकल रही है, तो डेफिनेटली अब चीज़ें अच्छे की बेहतरी की तरफ है, बोनसेस जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। खाली एक परफॉर्मेंस नहीं है, इसका कलेक्शन ऑफ पीपल। कंपनी को अगर प्रॉफिट जो हो रहा है किसी एक बंदे की परफॉर्मेंस से नहीं होगा, कलेक्शन है ओवरऑल, क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, कंपनी क्या हमारी इकोनॉमी जा रही है, वी ऑल नो अबाउट दिस। तो किसी का हक नहीं मारा जाएगा। कंपनी अगर डेफिनेटली हो रही है, उसकी परफॉर्मेंस है, उसको हम मद्देनजर व्यू पॉइंट में रखा जाता है, डेफिनेटली उसको हम अच्छा ही बोनस और अच्छा ही उसका इंक्रीमेंट लगता है। सलमान शेख साहब, ये जो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी आपके पास, आप दुनिया को देखते हैं, जो बात की गई कि प्रॉफिट के ऊपर एम्प्लॉयज़ की वेलबींग जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है, कि उनको फाइनेंशियली वेलबींग की जो बात की जाती है कि उनको वो वाले बेनिफिट्स मिलेंगे जब कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। अब देखें, इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ट्रंप साहब की नई पॉलिसीज़ आ गई हैं, किसी ने सोचा भी नहीं था। इसमें किसी एम्प्लॉय का तो कोई दोष नहीं है, उसने तो नहीं कहा ट्रंप साहब को कि आप जो है ना वो इस तरह के टैरिफ लगा दें जिसकी वजह से कंपनीज नुकसान में चली जाएं। खास करके स्पेशली एक्सपोर्ट के जो लोग हैं वो लोग तो यकीनन उससे जो है ना वो इम्पैक्ट आया उन कंपनीज़ के ऊपर। तो जो एम्प्लॉय की सोच होती है, उसका जो थिंकिंग लेवल होता है, वो यकीनन वहीं तक होता है ना कि जहाँ तक उसको पैसे मिल रहे हैं, या उसका जो एक स्टैंडर्ड है। सेठ बियॉन्ड द बॉर्डर्स सोच रहा होता है, उस पूरी दुनिया को देख रहा होता है। तो यहाँ पर कैसे फिर कंसीडर करता है एचआर, और किस तरह से जाके सेठ के साथ भी फड्डा करता है, एम्प्लॉयज़ के साथ भी आकर फड्डा करता है? तो वो अपनी वेलबींग के बारे में कहाँ उसकी चली जाती है? वो भी तो इंसान है, उसका भी एक स्टाइल है सोचने का, तो वो स्ट्रेस में वो फिर कैसा परफॉर्म करेगा? सही, असल में यहाँ जिम्मेदारी आ जाती है स्पेशली लीडरशिप के ऊपर, कि ये लीडरशिप की जिम्मेदारी है। एचआर तो अपनी तरफ से प्रपोजल देगा हर तरह से,
कि एम्प्लॉय वेलबींग के हवाले से हर तरह से जो भी वो प्रपोजल देता है, लेकिन एट द एंड अप्रूवल तो लीडरशिप नहीं देनी है। तो यहाँ लीडरशिप ने अपना रोल प्ले करना है। पाकिस्तान में अगर मैं आपको बताऊँ, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की होती हैं, एक प्रॉपर कॉर्पोरेट कल्चर और एक सेठिया कल्चर। सेठिया कल्चर के अंदर आपको वेलबींग नाम की बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं मिलती, और हमारे पाकिस्तान में 70 to 80% यही कल्चर है। यही कल्चर है ज़्यादातर। और कॉर्पोरेट कल्चर वहाँ माशाल्लाह वेलबींग नज़र आती है बाकायदा। और जहाँ तक इंटरनेशनल आपने बात की एक्सपोजर की, तो मैं बाहर काम करके आया हूँ, वहाँ तो वो लोग काम ही वेलबींग के ऊपर करते हैं एम्प्लॉयज़ की, कि हमारा एम्प्लॉय हमारे इदारे में जब काम करे तो वो इतना सेटिस्फाई रहे, उसको ये तस्वुर ही नहीं आए कि मैंने जॉब स्विच करनी है। वो इतना बेनिफिट उसको दे देते हैं, एकोमोडेशन दे देते हैं, ट्रांसपोर्ट दे देते हैं, लंच फूड डिनर दे देते हैं, और एनुअल टिकट दे देते हैं। इतना बेनिफिट वो दे देते हैं कि वो कहता है मैं अपनी ज़िंदगी यहीं गुजार दूँ। ये माइंडसेट, ये चीज़ अगर हमारे पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप अगर इसको अडॉप्ट करे तो 100% हमारा जो एक टर्नओवर रेशो जो, और हर ऑर्गेनाइजेशन का कि 15-20 लोग निकल ही रहे होते हैं, अगर 15-20 लोग आ रहे हैं, तो ये एक माइंडसेट की ज़रूरत है, जो कि समझने की ज़रूरत है हमारी टॉप लीडरशिप को। अच्छा, आप इसको पर्क एंड बेनिफिट्स को लॉयल्टी के फैक्टर के साथ भी जोड़ रहे हैं? बिल्कुल। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पर्क एंड बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे तो वो बंदा लॉयल्टी के फैक्टर में आ जाएगा, लॉयल्टी की वजह से नहीं छोड़ के जाए? नहीं, असल में बात ये है कि देखें, बंदा जॉब करता क्यों है? अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। और अगर उसकी अपनी सैलरी एनफ नहीं है कि उसकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, तो वो तो 100% वो तो फिर जॉब स्विच करेगा, जो वो उसको फील करेगा कि नहीं, मेरे बजट के हिसाब से मेरे एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो रहे। बाहर ममालिक में क्या होता है? बाहर ममालिक में ये होता है कि आपको बेनिफिट इतना दे देते हैं कि आपकी जो नेट इनकम है वो ऑटोमेटिकली सेविंग की तरफ चली जाती है। यहाँ जितना भी बंदा आमदनी कमा रहा है वो सारा अपना खर्चा कर रहा है, उसको बच कुछ नहीं रहा। बाहर सेविंग नहीं हो रही। बाहर बंदा जहन क्यों बनाता है जाने के लिए कि मैं बाहर जाऊंगा तो मैं ये फैसिलिटीज इतनी मिल जाएंगी कि मेरे 2 पैसे बच जाएंगे, जिससे मैं पाकिस्तान में अपनी फिर सेविंग कर सकता हूँ। बस सेविंग का कॉन्सेप्ट है कि अगर 2 पैसे अगर किसी के बचेंगे, ऑब्वियसली वो बंदा रहेगा, वो टिकेगा, बिल्कुल जाने की कोशिश नहीं करेगा। मैं मैडम अनीसा की तरफ आऊँगा। एक बात से यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहूँगी। आपने एक ट्रांसपोर्ट का एक वर्ड बीच में यूज़ किया। हमारा जो कराची का, अगर ओवरऑल पाकिस्तान की बात की जाए, स्पेसिफिकली इन कराची, लेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हर बंदे के पास गाड़ी है, गाड़ी में फ्यूल डलता है, फ्यूल प्राइसेस है, फिर वो एक्सपेंस है उसके बहुत सारे, मेडिकल फैसिलिटेशन नहीं होती। फिजिकल वेलबींग की सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँ कि फिजिकल वेलबींग में आप एक कंपनी में गए, 8 घंटे जिस कंपनी में बैठ के काम करें, आपके बैठने की एक चेयर ही आपके लिए आरामदेह नहीं है, सारा दिन आप एक तकलीफ में बैठे, तो वो तो वहीं से ही ड्रेन आउट हो गया, उसकी एनर्जी जितना वो डिमोटिवेट होगा ना कि मैं तो काम क्या करूंगा, काम क्या करूं, इस तकलीफ दे चेयर पे वो बैठा है। और इस चेयर की एक रिक्वेस्ट अगर डिपार्टमेंट में आती है, वो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को देता है, फिर वो HR में चली जाती है, रिक्रूटमेंट में चली जाती है। तो एक पूरा एक चेन सिस्टम बन रहा होता है कि हर बंदा एक फ्रस्ट्रेटेड होता है इदारे के अंदर। जब फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई हो जाता है तो हाउ कुड यू से कि वो एम्प्लॉय आपको परफॉर्म करके देगा। यही क्वेश्चन मैं आपकी तरफ लेके आना चाह रहा था। लीडरशिप की बात की उन्होंने। बहुत सारी कंपनीज में HR को मेंटोर समझा जाता है, HR काउंसलिंग कर रहा होता है तमाम डिपार्टमेंट्स की, हर एम्प्लॉयज की। तो जो मेंटोरशिप का रोल है HR का, वो फिर कहाँ नज़र आएगा? जब HR मेंटोरशिप नहीं करेगा, लीडरशिप नज़र नहीं आएगी, तो एम्प्लॉयज़ तो फिर सेटिस्फाई। मैं कहता हूँ कि अगर उसको कुर्सी पे बैठने के बजाय भी नीचे ज़मीन पे बैठ के भी काम करना पड़े, जब वो मेंटली तौर पे इतना वो होगा सेटिस्फाई, तो यकीनन मेरे ख्याल में अच्छी परफॉर्मेंस होगी। देखिए HR इतना फैसिलिटेट, मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, बट इट इज़ अ सिस्टम कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं। मैं बैंकिंग सेक्टर में काम करके आई हुई हूँ। आई नो कि नमाज ब्रेक होता है, आपका एक लंच ब्रेक होता है, बट बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पे नमाज ब्रेक आप ले लेते हैं, बट उसके बाद आपके HOD को ये टेंशन शुरू हो जाती है कि यू हैव टू बी देयर ऑन द सीट विद इन टाइम। लंच टाइम आपका वो बेचारे सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, उसके ऊपर कंप्रोमाइज कर रहे हैं। बट HR इसमें बड़ा अपना रोल प्ले करता है कि दे मेक देयर पॉलिसीज विद इन टाइम, और इस तरह से एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए जब वो बात करता है तो HR ऑलरेडी नोज के व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। और वेलबींग की जब हम बात करेंगे तो HR इटसेल्फ, हम लिमिटेड रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं फॉर द वेलबींग। हम एक अगर स्ट्रेस आउट करें, फॉर एग्जांपल काउंसलिंग उसमें आ जाती है, आपकी मेंटोरिंग आ जाती है, आपकी कोचिंग आ जाती है, आपकी ट्रेनिंग्स इस तरह की होती हैं जिसमें हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो दैट इज़ द की कि HR अपना रोल प्ले कर रहा होता है, और ऑन द अदर हैंड वो लीडरशिप के साथ एक फाइट भी कर रहा होता है। हियर इज़ अ प्रॉब्लम विद द लीडरशिप कि जब आपका लीडर ही नहीं होगा इस माइंडसेट का कि उसको पता हो कि मैं जिन एम्प्लॉय के ज़रिए यहाँ पे मौजूद हूँ, कि विदाउट द टीम ही कैन नॉट डू एनीथिंग।
100 लोगों की या 200 लोगों की एक कंपनी है, तो 200 लोगों का सेटिस्फैक्ट्री लेवल होना बहुत ज़रूरी है ऑन द वर्क प्लेस। और वो किस तरीके से होगा, सबसे पहले तो उसके सैलरी और बेनिफिट्स होते हैं, सही। उसमें उसके हेल्थ फैसिलिटीज़ होती है, उसके मेडिकल्स होते हैं, उसका इंश्योरेंस हो गया। Exactly. अगर फ्यूल और कार उसका है तो दैट इज़ Entitlement उसके अगर एंटाइटलमेंट, उसकी जो जॉब फैसिलिटेशन के हिसाब से वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो कौन प्रोवाइड करता है? एक लीडर ही प्रोवाइड करता है। एचआर प्रपोजल देता है, नो डाउट वो फाइट करता है कि अगर हमारे पास अच्छे रिसोर्स है तो हाउ कुड वी रिटेन देम। यही चीज़ें होती हैं कि हम जब फाइनेंशियली उसको थोड़ा सा स्टेबल रखेंगे, वो स्ट्रेस आउट नहीं होगा। एक तो फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल है, हमारी इकोनॉमिक इतना डिक्रीज़ कर रही है कि अगर वो जितना भी कमा रहा है उसकी सेविंग उसमें है नहीं। उसके बाद जब वो चीज़ों को हर महीने का एक कैलकुलेशन है सैलरी पर्सन के लिए कि वो तो उसने बनाया हुआ है ना, महीने की 26-27 तारीख को तो वो वाइप आउट हो चुका होता है। तो दैट इज़ द स्ट्रेस लेवल। फिर कंपनीज खर्च कर रही होती हैं ट्रेनिंग्स पे। अस्मा, यू विल एग्री ऑन दैट कि अब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करेंगे। कंपनीज के अंदर एम्पैथी और सिंपैथी का कॉन्सेप्ट इतना नहीं है। हम इमोशनल इंटेलिजेंस की जब बात करते हैं, जब ट्रेनिंग्स और वेलनेस के ये चीज़ें आती हैं, दीज आर दी पार्ट ऑफ द आपका वेलनेस के प्रोग्राम्स के अंदर होती है ये चीज़ें। तो हम जहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, तो जो बेसिक्स हैं अगर उनको हम फुलफ़िल कर दें तो ये चीज़ें माइनर हो जाती है। अब हम माइनर चीज़ों को मैक्सिमाइज़ करके कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, ट्रेनिंग्स है, तो ट्रेनिंग्स की ज़रूरत वहाँ कम पड़ जाती है जब वेलबींग के ऊपर आप काम करेंगे। ओके, तो मैं जी स्टाफ जो होता है एचआर के पास आता है कि उनकी बात सुनी जाए। बेशक हम एग्जैक्ट ऑन द स्पॉट वी कान उनके ग्रीवियंसेस को नहीं रिजॉल्व कर सकते, बट उनका सुनना ही उनका स्ट्रेस काफी कम कर देता है। ठीक है ना, ऐसा अगर आप एग्री वो ये समझते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो सही जगह तक पहुंच गया। जो लीडरशिप की बेस्ट क्वालिटी है कि ही शुड बी अ गुड लिसनर। क्या सुने तो अच्छा लिसनर होगा तो वो अच्छा बोल भी सकेगा। अगला हर स्टाफ चाहता है कि हमें सुना जाए, उन्हें फील होगा कि कोई है जो हमें सुन रहा है। देखिए समटाइम ऑर्गेनाइजेशंस में मसले रिजॉल्व नहीं होते, लेकिन सुनने से वो वहाँ पे एक होल्ड हो जाता है कि हमने क्योस को क्रिएट होने से रोक दिया। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो एड्रेस हो गया, कम से कम उसको जो है ना फिर भी जो भी सॉल्यूशन उस पर। अस्मा आपकी तरफ होगा, वर्क लाइफ बैलेंस की बड़ी बात की जाती है। वेलबींग का एक बहुत बड़ा फैक्टर वर्क लाइफ बैलेंस भी होता है। हमारे एशिया रीजन के अंदर वर्क लाइफ बैलेंस को हम लोग क्या उस तरह से लेके चल रहे होते हैं जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज में या स्टेबल्ड कंट्रीज के अंदर होता है। हमारे इमर्जिंग मार्केट्स में सर्विसेज सेक्टर का वर्क लाइफ बैलेंस कुछ और होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का कुछ और होगा। तो इसको किस तरह से आप फिर हैंडल करते हैं जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कि मुझे बॉस जो है वो 4:30 बजे मेरी टेबल के ऊपर 10 फाइलें भिजवा देता है, जो कि मैं फिर 8 बजे तक फ्री नहीं होता। तो इस कल्चर को क्या समझेंगे? अच्छा सरवर साहब, ये जो कॉन्सेप्ट है वर्क लाइफ बैलेंस, ये स्टार्ट हमारे यहाँ कैसे स्टार्ट हुआ? जब कोविड आया था हम इसकी तरफ ज़्यादा मूव आउट करें। ये वर्ड ही शायद हमने अपने पाकिस्तान में तभी सुना था, वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ आ गए थे। इस पर काफ़ी सारा काम हुआ। अच्छा, वर्क लाइफ देखें, रास्ता घर से लेकर ऑफिस तक का स्टाफ जो कितना रश है, ट्रैफिक का देख लें। रास्ता अगर 8 आवर्स की हम ड्यूटी कर रहे हैं, 1-2 घंटे तो आने जाने के लगते, तो हाउ कोई भी मैं आप हमें से कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं रख सकता। तो इसका सबसे अच्छा है कि थोड़ा इसके आवर्स को आप फ्लेक्सिबल कर दें। वीकेंड्स पे तो मैं तो कहती फ्राइडे को मीटिंग्स होनी नहीं चाहिए कि वीकेंड है थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाना चाहिए। फ्राइडे को यहाँ सैटरडे को 6 बजे मीटिंग, 5 बजे गलत है मीटिंग ना, गलत कर रहे हैं। छोड़ें, संडे को भी कॉल आ रही है कि जी मीटिंग, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस उनका अपना स्पेस है, काम करें, वो फ्रेश होंगे देन तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबल हमें करना, जो डेफिनेटली हम लोग कई कंपनीज जो इस पर काम कर रहे हैं, इतना रिजिड नहीं होना कि 8 का मतलब 8 है, 4 का मतलब 4 है। थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन उसमें भी जो है ना वो टाइम देना चाहिए। सलमान साहब, इस बात से मुझे एक बात निकली कि बॉस जो है वो जब 4 बजे 4:30 बजे अपने जो पसंदीदा सबऑर्डिनेट्स नहीं होते उनको वर्कलोड इस तरह का दे देते हैं कि वो स्टॉप हो जाए। तो कहा यह जाता है कि बॉस के लिए काम किया जाता है या ऑर्गेनाइजेशन के लिए? तो ऐसे बॉस के लिए काम करना चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए? देखें, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है क्योंकि दर्जा हरारत देखना पड़ता है कि सिचुएशन क्या चल रही है, पॉलिटिकल मामला मुफाहमत का शिकार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, सिचुएशन देख के जो है वो बंदा डिसीजन लेता है कि दर्जा हरारत क्या चल रहा है। बात यह है कि आसमा की बात से मैं इत्तफाक करूँगा। वर्क लाइफ बैलेंस के हवाले से जब बात की जाए तो थोड़े दिनों पहले अभी थोड़ा हमारे एचआर में सर्वे हुआ, तो उस सर्वे में 2 तरह की जो है ना वो चीज़ें सामने आई कि वो एम्प्लॉइज़ जो हफ्ते में 5 दिन काम करते हैं और वो एम्प्लॉइज़ जो हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और बेहतरीन एम्प्लॉय वो थे जिनके 5 दिन थे। अच्छा, हाँ, जिनकी 2 दिन छुट्टी थी। और जो जिनकी 6 दिन ड्यूटी थी और 1 दिन छुट्टी थी,
उनका जो है ना सर्वे में ये आया कि नहीं ये प्रोडक्टिव नहीं थे क्योंकि इनके फैमिली इश्यूज ज़्यादा थे। किस लिए? एक संडे का दिन होता है, संडे के दिन में अगर एक दिन के अंदर जाके अपनी फैमिली में इतना टाइम बंदा नहीं दे सकता। एक दिन के अंदर उसने शॉपिंग भी करनी है, घर का सामान भी खरीदना है, इधर भी जाना उधर जाना है। दिन आपका सारे इस काम में गुजर गया, अगले दिन आप ड्यूटी पे आ गए, तो फिर आपका वीकेंड किधर गया? अब आ जाते हैं 2 दिन छुट्टी के ऊपर। सैटरडे अगर किसी का ऑफ है तो सैटरडे में उसने वही सारे काम कर लिए और संडे अपना इजी होकर गुजार लिया। फैमिली को बच्चों को टाइम दे लिया, कहीं घूमने फिरने चला गया वगैरह, क्वालिटी लाइफ उसने स्पेंड, क्वालिटी लाइफ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर मैक्सिमम, जो कि ऐसा नहीं है, हमारी ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन 2 डे ऑफ नहीं देती, तो मैक्सिमम 2 डे ऑफ इनको देना चाहिए, जिससे दिस इज सोशल वेलबींग, दिस इज सोशल वेलबींग, बिल्कुल कि सोशली आप इतना आइसोलेट हो गए। बिल्कुल। एक तो फैमिली टाइम, बिल्कुल। हमने एक चीज डिस्कस की आपस में पर्सनली के पेरेंट टीचर मीटिंग होती है। बीइंग अ पेरेंट आई हैव सफर्ड अ लॉट ड्यू टू दिस कि मेरे ड्यूटी आवर्स इतने फिक्स और स्ट्रिक्ट होते थे कि मोस्टली आई डिडंट अटेंडेड दैट, कि मैंने अटेंड ही नहीं की पीटीएम्स। तो ये कंपनीज की तरफ से होना चाहिए कि उसकी एक सोशल वेलबींग है, उसकी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। हाँ, उनको फुलफिल करने के लिए भी उसके पास टाइम होना चाहिए। मुझे अनिसा एक बार फिर जो है ना ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं उन अधूरे सवालों का जिनका जवाब शायद जानना और मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी 70 to 80% जो सेठ कल्चर की, सेठ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाती है, तो उस सेठ को, जो वो पुराना सेठ बैठा हुआ है, उसको किस तरह से मोटिवेट करेंगे। लेकिन उन सेठों के बच्चे जो इस जनरेशन में जब अब सीईओज क्लब बन रहे हैं, जब वो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, तो यकीन वो उन जो अच्छी प्रैक्टिसेस पूरी दुनिया के अंदर इंप्लीमेंट हैं, उनको यहाँ पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें अब बेहतरी की तरफ भी हैं। जहाँ पर बात करने की कोशिश की हमने कि बॉस के लिए काम करना चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये अधूरा सवाल एचआर ने यहाँ भी मुफाहमत का सहारा लिया, उन्होंने बॉस को ही थोड़ी सी प्रेफरेंस दी, तो लेकिन ये सवाल तो अधूरा ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, चलेंगे ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात करने की कोशिश कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशंस भी, वो सेठ जो है, सेठ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बात की जाती है, वो किस तरह से अडॉप्टेबल कैसे हैं, फ्लेक्सिबल कैसे हैं, क्या वो वाकई एचआर की उन बातों को जो बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया के अंदर हैं इंप्लीमेंट करने के लिए गो हेड देते भी हैं, या उसके ऊपर रिजिड बन के कुछ चीज़ों को अपने पास रख के, ड्रॉज में रख के भूल जाते हैं। उसके ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम अनीसा, आपकी तरफ चलूँगा। आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस है। आप क्या समझती हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, ये जो सीनियर मैनेजमेंट होती है, उसको समझाना कितना आसान काम होता है? क्या वो ये समझ रहे होते हैं कि ये एम्प्लॉय के रूप में अपनी ही कोई बात करने के लिए हमारे सामने आ रहे हैं, अपना ही मुद्दा बयान करने के लिए आ रहे हैं, अपनी वेलबींग की बात कर रहे हैं, बाकी के एम्प्लॉयज़ में पिछले 20-20 साल से हमारे पास लोग काम कर रहे हैं, कभी किसी ने इस तरह की बात नहीं की, ये जो चीज़ें लेके आ रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए सामने आगे रख रहे हैं, तो क्या मैनेजमेंट की कोई इस तरह के थिंकिंग लेवल भी होता है? पहले होता था, बट जिस दौर में आज हम जी रहे हैं इसमें ऐसा नहीं होता है। दे ऑलरेडी नो कि अगर बीइंग एन एचआर की आप बात करें, हाउ टू प्रेजेंट, कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या आपने एक सेट कल्चर की भी बात की, उसके पास आप चीज़ को लेके किस तरीके से जा रहे हैं, प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, तो वो एक जो है ना कि आपने पहले उसका मूड, माहौल, हर चीज़ देखी, उसके बाद आपने एक अपना अगर केस सामने रखा है तो दे एड्रेस दैट। ऐसा नहीं है कि वो भी अब इस कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर चेंज कर रहे हैं अपने माइंडसेट को, ऐसा नहीं है। पहले की चीज़ें कुछ और थी, बट सिनेरियो हैज़ बीन चेंज, फ्लेक्सिबल हुए हैं ऑब्वियसली। अब उन्होंने भी अपने दरवाजे खोले, सिर्फ दराज में चीज़ें उनके भी नहीं रहती हैं, वो भी टेबल पे आके दस्तखत भी हो जाते हैं, पास ऑन भी हो जाती है। दे आर ट्राइंग टू, अगर हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उनके इस स्टेप को भी, क्योंकि अगर हम इस तरह का नेगेटिव एक माइंडसेट लेके भी चलेंगे सेठिया कल्चर के लिए भी, तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस ऑल्सो, कि 75% अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेठिया कल्चर के ऊपर है, तो वी कैन नॉट फाइट विद देम लाइक दिस के ये गलत है। रन तो वो कर रहे हैं, चीज़ें तो दे रहे हैं, प्रोविज़न भी है, उनके पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा है, तो अब वो भी देने के मूड में हैं, दे भी रहे हैं। बट ये जिस तरह की बात हम आज करें, इट्स अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ग्लोबली हम इस चीज़ को देख रहे हैं। उनको ये चीज़ समझाना आज के दौर में थोड़ा सा मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। उसमें कुछ हद तक एचआर के लोग कामयाब भी हैं, कुछ को अभी तक फाइट करनी भी पड़ रही है, बट ऐसा नहीं है कि वो चेंज नहीं है, उनके माइंडसेट भी चेंज हुए और चीज़ें डिलीवरेबल जो थी उन्होंने डिलीवर भी की है। ओके मैडम अनीसा, अस्मा आपकी तरफ चलूँगा।
जिस तरह से एचआर की बात की कि एचआर ने तो ठीक है जाके एक प्रेजेंट कर दिया, एक उन्होंने सारी पूरी पिक्चर सामने रख दी सेठ के, लेकिन सेठ के और भी बहुत सारे लोग क्लोज होते हैं। सेठ के 2 कान नहीं होते, वो 10 कानों से सुन रहा होता है, 20 आंखों से देख रहा होता है। बाकी के डिपार्टमेंट हेड्स जो होते हैं वो भी सेठ को डायरेक्ट अप्रोच कर रहे होते हैं। उसकी अगर एचआर के साथ नहीं बनती तो वो जाके सेठ के कान में कुछ और बताएंगे कि एचआर ये लेके आ रहा है, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। दूसरा आगे कहेगा कि एचआर अपने फ़ायदे के लिए ये चीज़ें आगे कर रहा है। इस तरह के जो लोग, मुख्तलिफ किस्म के जो लोग आके सेठ के कान में बातें बता रहे होते हैं, तो सेठ को मुतनफ़र कर रहे होते हैं उन पॉलिसी से जो कि अच्छी पॉलिसीज़ बना के एचआर ने पेश की होती हैं। क्या आप इससे इत्तफाक करती हैं कि बाकी के डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस तरह की जब बातें जाकर करते हैं तो वो भी इस कल्चर को ख़राब करती हैं? डेफिनेटली। सबसे पहले देखें एचआर के बारे में, ये हमारे कहा था कि हम रेवेन्यू जनरेट नहीं करते, तो हमें पीछे ही सेट कर देता है। सेट पहले उनकी बात सुनता है, हम बैकबोन है नहीं, हालांकि हम हैं, इनडायरेक्टली हम ही हैं। वो तो हर डिपार्टमेंट यही समझता है। नहीं है, अगर हम नहीं होंगे तो चलेगा कैसे? इसको चले मैं बता भी देती हूँ। अगर हम क्या सेठ को बताने तो फिगर में बताएं, अगर स्टाफ की वेलबींग की बात करें उससे क्या फायदा होने वाला है इन लॉन्ग टर्म में, वी हैव टू प्रेजेंट पिक्चर लाइक उसकी फिगर फॉर्म में। वर्बली हम जाके लिख देंगे ये कर दे, नो, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि हम तो रेवेन्यू जनरेट नहीं करें। अल्टीमेटली आप जो हम इन्वेस्टमेंट अपने स्टाफ में करें वो अल्टीमेटली एक तरह का फिगर ही तो है कि वही तो आगे पैसा कमा के देंगे। तो लेकिन ये हमारी चीज़ के साथ इसको क्या कहते हैं, डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है वर्डिंग को। तो डायरेक्ट रेवेन्यू कमाना ना कमाना, हालांकि इस पे हम लोग भी जाके क्या एचआर का काम है कि पिक्चर्स में जाके सेठ को समझाएं, तो हमारी बात में भी उतना ही वजन होगा जितना कि सेल्स वाले ला रहे हैं या कोई और भी हम डिपार्टमेंट अकाउंट्स वाले कह रहे हैं हमारे बारे में। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कॉर्पोरेट कल्चर अगर होगा, सब लोग वेलबींग के बारे में सोचेंगे, सिर्फ एचआर नहीं, बाकी के डिपार्टमेंट हेड्स और बाकी के डिपार्टमेंट के लोग जो मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट के साथ डेली बेसिस पे इन टच होते हैं, वो लोग भी वेलबींग की बात करेंगे, वो लोग भी इस पे सोचेंगे, तो ही बेहतर आउटकम निकले। क्योंकि एचआर अगर हम बात करते हैं तो इसको एक्सपेंस काउंट कर लिया जाता है। वेलबींग की बात करें, जिम के हम उनका पे कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसको क्या लंच हो रहा है या कोई भी हम एक्टिविटी करवा रहे हैं, इसको भी क्या एक्सपेंस कह दिया जाता है अकाउंट्स की तरफ से या किसी और की तरफ से। लेकिन नहीं, इसका देखें, इसका जो मकसद क्या है, स्टाफ अगर सुकून में है तो अल्टीमेटली ही एंड शी इज गोइंग टू परफॉर्म बेटर। उसका अल्टीमेट क्या जा रहा है, उसका रिजल्ट आउटपुट अच्छा आ रहा है, तो किसका फायदा और कंपनी का। तो कर तो एचआर ही रहा है, पॉलिसीज हम ही बना रहे, रेवेन्यू जनरेट हम भी करवा रहे हैं, स्टाफ की अच्छी परफॉर्मेंस ही तो सारा अल्टीमेटली गोल आ जाएगा। ऑब्वियसली उसके ऊपर आपकी कॉस्ट सेविंग भी है, सारी चीजें एनालिसिस करके आप उसको जो है ना, ये एचआर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाती है, जो कि बात अगर डायरेक्ट अभी हम पैसे नहीं रखी, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सॉर्ट ऑफ फायदा ही है। ओके सलमान साहब, बिल्कुल प्रोग्राम अपने आखिरी लम्हात की जानिब है। आप क्या समझते हैं कि सेठ को इस तरह की, जिस तरह से मिस अस्मा ने बड़े डिटेल में बताया, उसको सेठ मान जाता है बात को, एचआर की बात को? क्या कोई परसेंटेज होती है वेलबींग के लिए कंपनीज असाइन करती हैं कि देखें जी हमारे रेवेन्यू का 1%, 0.0005%, कुछ भी एक अमाउंट जो है ये वेलबींग पे खर्च होगी? इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस क्या हैं जो हमारे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए? सर पहली बात तो ये है, मैं शायद आपको बड़ी अजीब सी लगे, हमारे यहाँ सेठ का तस्वुर ये है कि जो मालिक है इदारे का वो सेठ है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। सेठ हर इंसान है। अच्छा, हर बंदा सेठ है। वो कैसे, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। मैं एक हफ्ते पहले सदर गया घड़ी ख़रीदने के लिए। मैंने मार्केट में सर्च की घड़ी, मुझे घड़ी पसंद आई, मैंने उससे घड़ी निकलवाई। मैंने 2 सवाल किए उससे, इसका रेट कितना है और इसकी गारंटी क्या है। सेठ का भी माइंड सेट यही है। मैं अगर सेठ के पास लेके जाऊंगा कि मेरे एम्प्लॉय को ये ट्रेनिंग देनी है, वो छूटते ही बोलेगा क्या ट्रेनिंग बजट के अंदर आ रही है, फायदा क्यों, और मुझे गारंटी दो कि ये एम्प्लॉय रुकेगा, या कहीं कंपनी को इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा। एक तो ये चीज़। अब दूसरी बात, वो शॉपकीपर उसने मेरे को घड़ी के इतने फायदे बताए कि मैं कन्विंस हो गया और मैंने वो अमाउंट दे दिया जो मेरे बजट में आ रही थी और घड़ी मैंने परचेस कर ली। इसका क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, सेठ को कन्विंस करने की लैंग्वेज आनी चाहिए जो कि बहुत से लोगों को नहीं आती। आपने सेठ को कन्विंस करने की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए कि उसको ये बताना है कि देखें इस काम को करने में आपका फायदा है, इदारे का फायदा है, एम्प्लॉय का भी फायदा है। तो सेठ हमेशा फायदे की बात पे मान जाता है। तो मतलब सेठ को उसका फायदा दिखाएंगे तो वो जो है ना उसको मान भी जाएगा। आप फायदा दिखाएंगे। ये चीज सलमान साहब बिल्कुल जो है ना प्रोग्राम मेरा अपने इख्तिताम को पहुंच गया। मैं चलते चलते एक 1 लाइनर मैसेज आपसे लेना चाहूँगा कि उन एम्प्लॉयज़ के लिए जो ये समझते हैं कि एचआर सब कुछ करता है, और उस सेठ के लिए जो ये समझता है कि ये एम्प्लॉयज़ की बात ही बोलता है। देखिए, मेरा यहाँ, मैं मैसेज तो नहीं दूंगी बट एक जनरल नॉलेज है जो मैं शेयर करना चाहूँगी यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, कि खुद पे ध्यान दें। सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जब आपको अपने आप के बारे में पता होगा तो यू कैन नॉट
डिफेंड, अब आप दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम नहीं खेल सकेंगे, आपको खुद को अपनी अवेयरनेस होनी चाहिए। वी आर नॉट अवेयर, एक एम्प्लॉय भी अवेयर नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अवेयरनेस, कि अपनी अवेयरनेस पे ध्यान दें सबसे पहले, और अपने राइट्स का भी पता अपने हो। राइट्स का पता होना चाहिए। अपनी वेलबींग पे सबसे पहले आप खुद वर्कआउट करना शुरू कर दें। आप इंतज़ार ना करें कि आपका इदारा या 4 लोग आके या आपकी स्टेट आपके लिए कुछ करेगी, कोई कुछ नहीं करेगा। सबसे पहले आपको अपने लिए सब कुछ करना है। तो व्हेन यू विल सेटिस्फाई बाय योरसेल्फ देन डेफिनेटली यू विल सी हियर एंड देयर। ओके मिस अस्मानवर, आपका मैसेज। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी एम्प्लॉयर के पार्ट पे कि लिसन, जिसमें एचआर भी आता है, पूरी मैनेजमेंट आती है, क्योंकि जो एम्प्लॉय जो इतना फ्रस्ट्रेटेड है ड्यू टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, इकोनॉमी, उसके पर्सनल इशू, ये वो, हम किसी के साथ लॉयल होते हैं कि जहाँ हमें सुना जाए। हमें अगर वो फील एट होम वाली फीलिंग्स आती है, डेफिनेटली रिटेंशन रेट भी बढ़ता है। जहाँ आपको सुना जाता है तो आपके साथ लॉयल्टी भी बढ़ती है। इवन आपके पक्स कम है तो कुछ लॉयल स्टाफ हैं जो इतनी कंपनीज में आज तक काम किया, वो क्या सुनना जाता था, उनको वहाँ के सेठ सुन रहा है, उनकी ऑनर सुन रहे हैं, तो लॉयल्टी कम्स फ्रॉम हेयर एज वेल, कि सुनने से भी आता है कि आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट किसी कंपनी के साथ होती है। तो इसमें आपका एचआर बहुत इन्वॉल्व होता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जो कल्चर डेवलप होना है वो एचआर के थ्रू ही टॉप टू बॉटम होता है। एचआर आपको सुन रहा है, क्योंकि एचआर इज कहते हैं ना पीपल्स पर्सन, तो एचआर भी है। अगर सुन रहे हैं तो मैनेजमेंट, यानी को मैनेजमेंट की हम रिप्रेजेंट करें, तो हमारा डेफिनेट एम्प्लॉय जो है वो रिटेन होने वाला है, कहीं भी नहीं जाएगा। और एम्प्लॉय के पार्ट पर के वर्क हार्ड, अगर ठीक है आप हम सब ये पैसा कमाने, लेकिन लॉयल रहें, वर्क हार्ड करें, डेफिनेटली आपका काम आपको किसी से पीछे नहीं होगा और आपका हक नहीं मारा जाएगा। सलमान नूर शेख साहब। अच्छा, मैं बाहर की प्रैक्टिसेस जो हम करते थे वो थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा, जो कि मैंने पाकिस्तान में बहुत कम देखी है। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे। ओके। एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन सर्वे हर क्वार्टर वाइज ऑर्गेनाइजेशन में एचआर को करवाना चाहिए, जिसमें क्या होता है, क्वेश्चनर की सूरत में एम्प्लॉय को एक फॉर्म दिया है और उसमें वो उनसे फीडबैक लें, उनका पूछें कि कहाँ वो उनको इश्यूज़ आ रहे हैं, फिर वो इश्यूज़ प्रेजेंट करें मैनेजमेंट को एक्सेल की सूरत में। दूसरा, प्रॉपर कम्युनिकेशन। एम्प्लॉय अगर चल कर आ रहा है तो उसके दिमाग में ये एक्सपेक्टेशन है कि एचआर जो है वो एक कांधे का रोल अदा करता है, कि एम्प्लॉय अगर जाएगा तो वो अपना कांधा सर रख के रोएगा, अगर एचआर ही अपना कांधा उठा देगा तो एम्प्लॉय कहाँ जाके मतलब रोएगा। ये चीज़ ओपन डिस्कशन, तो ओपन डिस्कशन, उनको सुनने का मौका दिया जाए और उनकी काउंसलिंग, प्रॉपर काउंसलिंग। हम उनको कुछ अगर इदारे की तरफ से अगर हम कुछ कर नहीं सकते, एटलीस्ट हम उन्हें तसल्ली तो दे सकते हैं, सुनना भी सॉर्ट ऑफ उनके लिए सपोर्ट, उन्हें तसल्ली देना, मेन चीज़ ये है। बहुत शुक्रिया सलमान नूर शेख साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। मैडम अस्मानवर आपका, आपके कीमती वक्त का। मैडम अनीसा, आप भी अपना कीमती वक्त निकाल कर तशरीफ़ लाएंगे, आप सबका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमने बात करने की कोशिश की वेल बीइंग के ऊपर, और ख़ास करके जिस तरह से हमारे आज के पैनल ने, जो कि एचआर एक्सपर्ट्स हैं और एचआर गुरुज़ हैं, जो अपनी अपनी कंपनीज़ में, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेली बेसिस पे एम्प्लॉयज़ की बात को भी सुनते हैं और मैनेजमेंट की डांट भी बर्दाश्त करते हैं और जाके उनको पोर्ट्रे करने की भी उस तरह की कोशिश करते हैं एम्प्लॉयज़ के सामने कि सेठ उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करता है, ना कि वो अल्फाज बता देंगे जो उनके केसेस के ऊपर वहाँ से उनको सुनने को मिले थे। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज के पैनल की जो डिस्कशन के मैं कंक्लूजन पे पहुँचा हूँ कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप कॉर्पोरेट कल्चर को प्रमोट नहीं करेंगे, चाहे सेठिया ऑर्गेनाइजेशन, सेठ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन और उस माइंडसेट के साथ बैठा हुआ हो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग करनी है, ऐसा नहीं होता। जब तक एचआर उसको जाके प्रॉपर गाइड नहीं करेगा और नीचे से जो फीडबैक उसके पास आएगा, जो बात की गई कि सर्वे कंडक्ट किया जाए और वो वाला फीडबैक जो है वो सेठ तक पहुंचना चाहिए, तो यकीनन ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल करेंगी और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ऊपर लेके जाएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटी से जब निकलते हैं तो उनकी प्रेफरेंस यही होती है कि हम किसी एमएनसी में जॉब करने के लिए निकलें। किसी एमएनसी में वो अपने रेफरेंसेस को भी, रिलेशंस को भी, लिंक्स को भी यूज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जितनी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से दूर रहें। लेकिन जब आप कल्चर इस तरह का डेवलप कर देंगे तो यकीनन आपके पास भी वो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के वो IBA ग्रेजुएट्स और वो लम्स ग्रेजुएट्स यकीनन आपकी कंपनी को भी प्रेफर करेंगे। तो हमारे पाकिस्तानी कल्चर के अंदर बेसिक चीज़ें जो है वो कॉर्पोरेट कल्चर की कमी है, ना कि टैलेंट की। टैलेंट हमारे पाकिस्तान में बहुत है और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, स्टार्टअप्स भी बहुत अच्छे अच्छे हो सकते हैं। ब्रेन ड्रेन की जहाँ बात की जाती है, बियॉन्ड दी बॉर्डर्स बैठ के हम यहाँ पाकिस्तान में काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज है, आपके पोरों में समा गई है, तो आप मुल्क पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। स्टार्टअप्स की तरफ भी चलें और जितने भी यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, और यूनिवर्सिटीज़ में भी मेंटोरशिप का भी आगाज़ किया जाए, बजाय कि सिर्फ मटीरियलाइज होने के बाद एक उस्ताद जो है वो सिर्फ लेक्चर डिलीवर करके
वहाँ से ना चला जाए, वो मेंटोरशिप रोल भी प्ले करे। और जिस तरह से मेंटोरशिप रोल की बात की गई, ऑर्गेनाइजेशन में एचआर यकीनन मेंटोरशिप रोल प्ले कर रहा होता है, तो उसको भी हमें देखना चाहिए। यकीनन एम्प्लॉयज़ ये सोचते हैं कि एचआर हमारी उस तरह से बात को आगे नहीं पहुंचा पा रहा, लेकिन वो अपने एंड के ऊपर पूरी कोशिश कर रहा होता है कि सेट तक या ऑर्गेनाइजेशन की हायर मैनेजमेंट तक वो सारी चीज़ें पहुंच जाएं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।